अस्सलाम वालेकुम क्लास। इससे पहले हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, कि उसमें हम लोग देखते हैं कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसके बारे में पता चल जाता है कि ये कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटी है और कितना इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी जा रही है। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं। अब इस स्लाइड में बेटा हमारे पास सब डिवीजन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के पार्ट्स हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने किस किस चीज़ों में नेक्स्ट डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आपके पास आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि क्या होते हैं हमारे पास वो एसेट्स जिनको एसेट्स हेल्ड विद इन अ बिजनेस इन ऑर्डर टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिनसे हमने फ्यूचर में हमें फ़ायदा होता है, उन सबको हम लोग कहते हैं अपने नॉन करंट एसेट्स। और उन नॉन करंट एसेट्स को हम लोग अपने फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग एक दफ़ा परचेज़ कर लें तो इन्हें बार बार हमें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमें फ्यूचर में बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। जैसे कि हम घर के लिए बिल्डिंग परचेज़ करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या प्लांट परचेज़ करते हैं, वो अगर हमने एक दफ़ा ख़रीद लिया तो हमें बार बार उसे लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी एग्जाम्पल में आप लोग देख लें, लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो एसेट्स जिनका फ़ायदा हमें बहुत लंबे अरसे तक होगा, जिनको हम 5 साल तक उससे भी ज़्यादा अरसे तक यूज़ करते रहेंगे, वो सारे हमारे पास होंगे नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास करंट एसेट्स कौन से होते हैं। करंट एसेट्स होते हैं लिक्विड एसेट्स विच आर हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंड विच आर अनलाइकली टू हेल्ड कंटिन्यूसली फॉर मोर देन द नेक्स्ट ईयर। वो एसेट्स जिनको हम लोग नेक्स्ट ईयर में यूज़ नहीं कर सकते, जिनका टाइम पीरियड होता है वो 1 साल तक होता है और उन्हीं को हमने यूज़ 1 साल के अंदर अंदर करना होता है। इस एग्जाम्पल में हमने दिए हुए हैं बैंक, कैश, ट्रेड रिसीवेबल। वो एसेट जिनका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है वो होते हैं हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, और वो एसेट जिनका टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है वो हमारे पास होते हैं करंट एसेट्स। जिस तरह हमने देखा कि एसेट्स 2 तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, इस तरह लाइबिलिटीज़ भी 2 तरह की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटी, पहले देखिए लाइबिलिटी क्या होती है, वो लोग जिनसे हमने पैसा लिया होता है और वो पैसा हमने उनको वापस करना होता है, वो होती है हमारी लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास हैं करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। जो करंट लाइबिलिटी है उसमें हमने अपने पैसे अदा करने हैं लेकिन 1 साल के अंदर अंदर, वो कर्ज जो हमने किसी से लिया है लेकिन हमने पे करना है 1 साल के अंदर अंदर, वो हमारे पास है करंट लाइबिलिटी। इस तरह नॉन करंट लाइबिलिटी में भी हमने पैसे दोनों सूरत हाल में वापस करने हैं, बेशक वो करंट हो बेशक वो नॉन करंट हो। लेकिन नॉन करंट में हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, जिसको हम नेक्स्ट ईयर्स में भी पे कर सकते हैं। जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हम लोग देख क्या लिखे उसकी डेफिनेशन, वो ये है बोरिंग बाय अ बिजनेस विच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रीपेड इन द नेक्स्ट ईयर। हमने ज़रूरी नहीं कि 1 साल या उससे अगले साल ही वो जो चीज़ा कर्ज जो हमने लिया है वो वापस करना है, हम उसे नेक्स्ट ईयर में भी उसको पे कर सकते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को हम अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके पास नॉन करंट लोन, मॉर्टगेज, डिबेंचर। वो लोन जो आपने बैंक से लिया है और वो उसकी अमाउंट भी ज़्यादा है, जैसे 15 लाख आपने लोन बैंक से लिया है और वो लोन आप वापस करना चाहते हैं बैंक को, लेकिन बैंक आपको टाइम देता है 5 साल तक। आप 5 साल के बाद जब वो बैंक को वापस करोगे तब वो आपकी लाइबिलिटी ख़त्म होगी, लेकिन लाइबिलिटी आपने 5 साल बाद अदा करने ज़रूर है, ये नहीं कि आपने अदा नहीं करना। इसमें आपने लंबे अरसे के बाद पैसे अदा करने हैं और करंट में आपने ज़रा जल्दी पैसे उसके जो है वो पे कर देने होते हैं। है हमारे पास कैपिटल और ऑनर इक्विटी। कैपिटल और ऑनर इक्विटी क्या होता है? कैपिटल होता है वो पैसा जो मालिक अपने कारोबार में खुद इन्वेस्ट करता है। जो ऑनर है वो सिर्फ अपने बिजनेस में अपने कैश को इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि वो इन द शेप ऑफ गुड्स और अदर एसेट्स में कुछ भी कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। इस तरह जो कैपिटल होता है वो ऑनर का अपना ही पैसा होता है जो उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, वो इन शेप कुछ भी हो सकता है। जब मैं सपोज आप करें कि आप अली ने अपना पैसा है, कोई अली है और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, वो जो 10 लाख रुपीज़ वो इन्वेस्ट कर रहा है वो उसका क्या है, वो उसका कैपिटल है। तो जब अली अपने ही बिजनेस में अपना पैसा लगाएगा तो वो हम उसे नाम देते हैं कैपिटल। वर्किंग कैपिटल और कैपिटल में क्या डिफरेंस है? जो वर्किंग कैपिटल होता है वो कैपिटल होता है जो आपने डे टू डे अपने कारोबार में रोज़ का रोज़ लगाना होता है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं क्या लिखा है हमने, द सर्कुलेटिंग कैपिटल ऑफ अ बिजनेस विच इज़ यूज टू फाइनेंस इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। जब हमने रोज़ का रोज़ अपना पैसा अपने कारोबार में लगाना है, अगर हमने स्टार्ट कर लिया बिजनेस अपना 10 लाख से इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्ट में जो कर ली, वो जो 10 लाख हमने स्टार्ट में इन्वेस्ट किया वो हमारे पास कैपिटल है। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है वो ये है कि आपने रोज़ का रोज़ आपके बिजनेस को जो पैसा चाहिए वो आपका वर्किंग कैपिटल है। जैसे कि आपको कोई चीज़ लेने के लिए आपको 20,000 दोबारा लगाना पड़ा है आपको, या 10,000 आपको दोबारा लगाना पड़ा है, वो जो 10,000 और जो 20,000 है
वो हमारा क्या है, वो हमारा वर्किंग कैपिटल है। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड इट इज प्रेजेंटेड एज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। जब हम अपने करंट एसेट्स में से अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती है वर्किंग कैपिटल की। ये उन्होंने जो बताया कि डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, ये इसका फार्मूला है। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कैसे हम करते हैं, ये इसका फार्मूला है। और वैसे वर्किंग कैपिटल वो होता है जब हमें रोज़ का रोज़ अपने कारोबार में ज़रूरत पड़ती है पैसे इन्वेस्ट करने की, और वो पैसा जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में रोज़ का रोज़ डेली ऑपरेशंस के लिए, वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्रॉ कैसे करते हैं, मतलब उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्रॉ करने का जो फॉर्मेट है वो कैसा है, तो इसमें देखें सबसे पहले लिखा हुआ है द टॉप सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट द नेट एसेट्स ऑफ। जब हमने नेट एसेट्स सबसे पहले लिखते हैं, एक साइड हमारे पास दो साइड्स होती हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अपने नॉन करंट एसेट्स, उसमें हम लोग ऐड करते हैं अपने करंट एसेट्स को, उसके बाद उसमें से लेस कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज़ को, और फिर लेस करते हैं हम अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को। उसके बाद द बॉटम सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट द कैपिटल। जो सबसे उनका नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने कैपिटल से। कैपिटल हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। उसके बाद उन्होंने लिखा है द बिजनेस विच इज एडजस्टेड बाय एडिंग एनी नेट प्रॉफिट एंड डिडक्टिंग एनी ड्राइंग। ड्राइंग बेटा ये होता है कि हमने जब इसमें जनरल एंट्रीज की थी और उसको हमने लेक्चर पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था ड्राइंग होता है जब ऑनर अपने कारोबार से अपने आप पैसा विड्रॉ करवाता है। ड्रॉ मतलब विड्रॉ जब भी करवाना है, ऑनर जब अपने कारोबार से अपने पैसा ले लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम लोग नाम देते हैं ड्राइंग का। कैपिटल तो ये होता है ना कि जब ऑनर अपना ही पैसा अपने कारोबार में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग अकाउंटिंग में जो नाम देते हैं वो है कैपिटल का। लेकिन जब ऑनर अपने ही कारोबार से अपना पैसा विड्रॉ करवाता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं ड्राइंग का। अब ये उन्होंने तरीका बताया कि हमने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है तो हमने उसके लिए क्या क्या करना है। हमने नॉन करंट एसेट्स में बेटा करंट एसेट्स को ऐड करना है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को लेस करना है, और कैपिटल और ड्राइंग की अमाउंट को हमें इस तरह एडजस्ट करना है, तो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड है यूज़ ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों यूज़ करते हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि इट गिव एन एस्टिमेट फॉर द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। इससे हमें पता चलता है कि हमारे कारोबार की ओवरऑल कितनी वैल्यू है। उसके बाद हमें पता चलता है द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस कैन बी एग्जामिन्ड। हमें इससे ये पता चलता है कि हमारे कारोबार में कितना पैसा है। अगर हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सपोज ABC कोई बिजनेस है और अगर हम उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम जाके देखेंगे कि अगर हम उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उनका है या नहीं है, या सिर्फ हम ही जाके इन्वेस्ट कर दें। इस तरह तो हमारा वो सारा पैसा जो हमने इन्वेस्ट करना है उनके बिजनेस में जाके वो सारा तो ख़राब हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ये बता देती है कि जिस बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस बिजनेस की कोई ना कोई वैल्यू है, उसका कोई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। उसके बाद उन्होंने बताया वर्किंग कैपिटल, जो हमने पहले भी पढ़ा है। वर्किंग कैपिटल इज अ यूजफुल कैलकुलेशन इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इससे आपको पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस की रोज़ ब रोज़ कितनी पोजीशन है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, मतलब कितना हम लिक्विडिटी कहते हैं कि हमारा कितना जल्दी हम अपने पैसे को कितनी जल्दी किसी चीज़ को कितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी चीज़ है उसको हम कितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें इसे वर्किंग कैपिटल की सूरत हाल का पता लग जाता है। अब बिजनेस विद लो लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर जिस बिजनेस के पास वर्किंग कैपिटल नहीं होता या होता है तो कम होता है, उनको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन के हमने 3 तरह के बेनिफिट्स देखे हैं बेटा। इससे हमें बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू का पता चलता है, इससे हमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का पता चलता है, और इससे हमें वर्किंग कैपिटल के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, एडजस्टमेंट टू द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। What are the adjustments which are necessary for the statement of comprehensive income? In this slide, we read opening inventory. Opening inventory. There are 2 types of inventory in any business, which one is opening inventory and closing inventory. When a business trade for more than one accounting period of time, जब कोई भी बिजनेस 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए रन करता है, 1 साल से ज़्यादा चलता है, जैसे कि हमने कोई बिजनेस बना लिया है या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस हम लोग देख लेते हैं, जिस तरह के वॉलमार्ट है सपोज। अब जब वॉलमार्ट है उनके पास 2 तरह की इन्वेंट्री होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। वो इन्वेंट्री जो उन्होंने साल के शुरू में परचेज की होंगी उनको हम लोग नाम देंगे अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री का, और वो इन्वेंट्री जो साल के एंड में हमारे पास बच जाती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री का।
दो तरह की इन्वेंट्री होना ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। जब आपका वो ऑर्गेनाइजेशन जो वो बिजनेस जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, आपने उसको बनाया ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए है। कैरिज होता है किराया। आपने जब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो आपको उसके ऊपर जो पे करना पड़ेगा, एक्सपेंस होगा जो हमारा, उसको हम लोग नाम देते हैं कैरिज का। स्लाइड में भी ये लिखा हुआ है कि कैरिज एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। जब हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उस पर जो हमें कॉस्ट पड़ती है वो क्या है हमारी, वो हमारी कैरिज है। अब कैरिज दो तरह का होता है, कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैरिज आउटवर्ड कैसे, कैरिज इनवर्ड क्या होता है। कैरिज इनवर्ड, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड फ्रॉम सप्लायर इनटू द बिजनेस। जब हमने चीज़ों को सप्लायर से बिजनेस तक लेकर जाना है और उस पर जो हमारी कॉस्ट लगेगी उसको हम लोग नाम देते हैं कैरिज इनवर्ड का। और कैरिज इनवर्ड को हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एज एक्सपेंस ट्रीट करना होता है। अब कैरिज आउटवर्ड क्या है, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड फ्रॉम द बिजनेस टू कस्टमर। जब चीज़ें बन चुकी हैं बिजनेस के पास, लेकिन बिजनेस ने अपनी वो चीज़ें अपने कस्टमर तक पहुंचानी है, तो वो जो पहुंचाने तक, कस्टमर तक पहुंचाने पे जो कॉस्ट लगेगी वो हमारा कैरिज आउटवर्ड होगा। जब चीज़ें सप्लायर से बिजनेस तक आएंगी, बेटा वो इनवर्ड है, स्लाइड में मेंशन भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। जब सप्लायर से बिजनेस तक जाएंगी तो हमारा कैरिज इनवर्ड है और इसको हम लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। कैरिज आउटवर्ड क्या है, जब चीज़ें बिजनेस से कस्टमर तक पहुंचेंगी वो हमारा कैरिज आउटवर्ड है और इसको हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पर अपीयर होता है ये। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। जब हम सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी तो आती हैं, लेकिन उसके पहले हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ता है। जब हम किसी कंपनी की, वेल नॉन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। वो अकाउंट जो हम पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, वो अकाउंट जो हम पहले बनाते हैं वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और वो अकाउंट जो हम बाद में बनाते हैं एक ही पेज पे बनते हैं दोनों अकाउंट, लेकिन जो पहले बनता है वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है और जो बाद में बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें जो कैरिज इनवर्ड है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और जो कैरिज आउटवर्ड है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट इनके क्वेश्चन जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे भी कि कैसे बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस तरह बेटा हमने देखा कि कैरिज दो तरह का होता है, इस तरह रिटर्न्स भी दो तरह के होते हैं। तो रिटर्न्स क्या होते हैं, वो चीज़ें जिनको हमने अपनी सेल या परचेज में से लेस करना होता है। अब वो रिटर्न इनवर्ड होता है, जब हमें सेल में से अपनी कोई भी चीज़ लेस करनी है तो वो हमारा रिटर्न इनवर्ड होगा, और वो रिटर्न आउटवर्ड जब हमने अपनी परचेज में से कुछ लेस करना है तो वो हमारा रिटर्न आउटवर्ड होगा। ये सारा कुछ हम क्यों करते हैं, ये सारा कुछ जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। मैंने आपको बताया कि हम दो तरह के अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा पहले बनता है तो उसके शुरू में आता है हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और सेल। इसका हम फॉर्मेट भी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो जब आएगा रिटर्न इनवर्ड वो हमेशा हम सेल में से लेस करेंगे, और जब रिटर्न आउटवर्ड का वर्ड आपको मेंशन होगा तो आपने उसको परचेज में से लेस करना है। ये सारा बेटा आपको एडजस्टमेंट नीडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको एक पूरा फॉर्मेट उन्होंने बता दिया है कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती हैं अपनी, जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपना फॉर्मेट आपके पास लाइन में शो हो रहा है। आपने परचेजेस को ऐड करना होता है, उसमें कैरिज इनवर्ड को ऐड करना होता है। कैरिज इनवर्ड क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आपने अपने रिटर्न आउटवर्ड्स को लेस करना होता है। फिर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, फिर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ जाती है। ये सारी चीज़ें परचेजेस हैं, कैरिज इनवर्ड हैं, आउटवर्ड हैं, ये सारे अमाउंट्स आपको दी हुई होंगी, तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपके पास ये सारी वैल्यूज में से कोई 2-3 वैल्यूज भी दी हैं और सारी वैल्यूज आपको सपोज करें कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं दी, तो आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को एज ए जीरो ट्रीट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर जो है वो फाइंड कर लेना है।